ओके ओके, चालू हो गया. Good morning to all my online dear students. In the last class, we have discussed about hydrolysis of strong acid and strong base salt. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बनता है उसका हाइड्रोलिसिस हमने देख लिया था. तो आज की क्लास में हम लोग उसमें लास्ट में क्वेश्चन मैंने छोड़ा था आपको, तो थोड़ा सा हम लोग उससे देख लें और रिवीजन भी कर लेते हैं जो हमने देखा था. तो हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था पहले पार्ट से अपना, और पहला पार्ट हमारा क्या था बेटा? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट का हमने हाइड्रोलिसिस स्टार्ट कर दिया था. और इसके अंदर हमने ये सीखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है ना, क्योंकि इनके आयंस आ रही है. क्या आवाज देखिएगा, क्योंकि इनके आयंस जो हैं आ रही है ना, ठीक है. तो इनके आयंस जो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट के आयंस इतने वीक हो जाते हैं, है ना, इनके जो काउंटर पार्ट होते हैं इतने वीक होते हैं कि वो वाटर से H प्लस और OH माइनस को खींचने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं. बताया था मैंने, इस वजह से इनका नो हाइड्रोलिसिस देखा था हमने कि कोई हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है. नो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस नहीं होने वाला. दूसरी चीज कि हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो ऐसा सॉल्यूशन हमेशा कैसा बना रहेगा? न्यूट्रल बना रहेगा. और न्यूट्रल बना रहेगा तो ऐसे सॉल्यूशन का पीएच हमेशा कितना होने वाला है बेटा? 7. ठीक है, तो ये हमने देख लिया था. और मैंने आपको बताया था कौन कौन से एनायंस हैं जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा और कौन कौन से केटायंस हैं जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, है ना. तो इसमें लिस्ट में अगर ध्यान करें हम लोग तो एनायंस के अंदर कौन कौन से एनायन आ रहे थे? जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस आते हैं उनका कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है. जैसे कौन कौन से थे? ClO4 माइनस हो जाएगा, सल्फेट आयन हो जाएगा, ठीक है, आपका NO3 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस. इनका कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के पार्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड के काउंटर पार्ट है. इतने वीक होंगे कि ये H2O से H प्लस को खींच नहीं सकते हैं, ठीक है. और केटाइंस की बात करो तो केटाइंस में हमारे पास Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है. तो इतने का लिस्ट मैंने लिखवाया था. ये लोग कभी भी आपका केटायन और एनायन ऐसे हैं जो कभी भी हाइड्रोलिसिस. सर हम लोग इसके ऊपर हम लेते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर. तो हम लोग एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर देखते हैं. जो हमारा ये था कि सॉल्ट दिए होंगे और उन सॉल्ट्स में से पहचानना होगा कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक सॉल्ट है और कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट है, किसका हाइड्रोलिसिस होगा, किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. तो लास्ट क्लास में मैंने वो क्वेश्चन दिया था आपको और मैंने बोला था उसको एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करेगा. इन केटायन और एनायन के अलावा जो भी आपको केटायन एनायन दिखाई देंगे उन सब का हाइड्रोलिसिस हमेशा होता ही होता है, ठीक है. हमें ध्यान क्या रखना है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. सॉल्यूशन कैसा रहने वाला है? न्यूट्रल. पीएच कितना बना रहेगा? 7, ठीक है. चलो, तो जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं डायरेक्ट. मैं फिर से प्रॉब्लम नहीं लिख रहा हूं. प्रॉब्लम हमारा यही था कि किस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, है ना, कौन से सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस होगा तो कौन से आयन का हाइड्रोलिसिस होगा ये पहचानिए, ठीक है. और उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा ये भी पहचानना था. तो हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं. उसमें हम लोगों ने सबसे पहले एग्जांपल लिया था बेटा कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 का पूछा था. सेकंड नंबर पे जो हम लोगों का प्रॉब्लम था उसमें मैंने सेकंड क्या दिया था आपको? CH3COONA दिया था. थर्ड नंबर पे जो हमारे पास था, थर्ड नंबर पे हमने क्या लिया था? NaNH4Cl लिया था, NH4Cl. फोर्थ नंबर पे मैंने दिया था आपको CH3 या NaClO4 दिया है. अब वो जो भी हो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं. NaClO4 दिया था. फिफ्थ नंबर के सॉल्ट की बात करो तो फिफ्थ पे मैंने दिया था आपको CH3, नहीं ये तो दे दिया ना मैंने. फिफ्थ नंबर पे आपको फॉर्मिक का दिया था मैंने, SCOONA दिया था, है ना. सिक्स नंबर के सॉल्ट की बात करो तो अगला सॉल्ट मैंने आपको, है ना, लुईस एसिड बेस से बनाता हुआ दिया था, CH3NH3 प्लस Cl माइनस, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो सॉल्ट दिया है मैंने आपको
वो पायरोल से बनाते हुए दिया था मैंने, ठीक है, प्लस एच एच और बी आर माइनस, ये दिया था मैंने आपको, ठीक है। और आगे भी दिए थे मैंने। आठवें सॉल्ट की बात करो तो आपको स्ट्रोंशियम का मैंने दिया था एस आर NO3 का ट्वाइस, है ना। आप कोई भी केटायन एटायन उठा के सॉल्ट को बना सकते हैं, बहुत सारे सॉल्ट पॉसिबल है बनाना। अगले की बात करो तो अगला सॉल्ट जो था आपका CH4 बोल रहा हूं, CH3 COONH4, ठीक है। और एक और सॉल्ट आपको मान लो KI, और शायद मैंने NaCl भी दिया था। तो NaCl तो हम लोग एग्जांपल में लिए थे, वो कैसा था, न्यूट्रल सॉल्ट होता था। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसमें हमें पहचानना है कौन सा सॉल्ट एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा और कौन सा न्यूट्रल होगा, ठीक है, ये पहचानना, और किस पार्ट का हमारा हाइड्रोलिसिस होगा। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं यहां से। इन इन केटायन और एनायन के अलावा, इन केटायन और एनायन के अलावा जो भी आपको सॉल्ट दिखाई देगा, जो भी आपको आयंस आएंगे, उन सब का हाइड्रोलिसिस होने वाला है। तो चेक कर लेते हैं जरा। CaSO4 में कैल्शियम और सल्फेट, क्या सल्फेट स्ट्रॉन्ग एनायन वाले पार्ट से आता है? तो इसका हाइड्रोलिसिस कभी होने वाला नहीं है। क्या कैल्शियम का हाइड्रोलिसिस होगा? इसका भी हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के केटायन एनायन होते हैं वो इतने ज्यादा वीक होते हैं कि वो H2O से H प्लस OH माइनस नहीं ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, नो हाइड्रोलिसिस। तो इनमें कोई भी हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, और हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा बेटा, न्यूट्रल ही बना रहने वाला है, ठीक है। अगले की बात करो अगर CH3CONA, तो इसमें बात किया जाए तो देखो इसमें जरा, केटायन क्या है Na प्लस, तो केटायन का तो हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। किसका हाइड्रोलिसिस होगा, इस एनायन का होगा कि नहीं होगा, ये वीक एसिटिक एसिड का है, एसिटेटायन एनायनिक पार्ट है। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे इसका हाइड्रोलिसिस होने वाला है। और कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा, AH लिख रहा हूं मैं, AH का मतलब एनायनिक हाइड्रोलिसिस। AH मतलब क्या है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होने वाला है। और एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो एनायन बेटा क्या करेगा, H2O से H प्लस को खींचेगा। तो अगर ये H2O से H प्लस को खींचेगा तो छोड़ेगा क्या, OH माइनस। तो मतलब सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिक होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। इनमें पहचानो जरा सा किसका होगा किसका नहीं। क्लोराइड आयन का नहीं हो सकता। क्लोराइड आयन क्या है, स्ट्रॉन्ग एनायन से आया है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो इसका होने वाला नहीं है। लेकिन NH4 का होगा ही, क्योंकि ये कहां से आया होगा, NH4OH से, जो कि वीक बेस है। तो अगर वीक बेस है तो इसमें भी कौन सा हाइड्रोलिसिस होने वाला है, इसमें ये NH4 प्लस है तो ये CH मतलब क्या, केटायनिक हाइड्रोलिसिस होने वाला है। कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा, केटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। और केटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो केटायन का काम क्या क्या होता है, OH माइनस को लेना, तो छोड़ेगा क्या, H प्लस। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले का बताओ, देखो Na और ClO4 माइनस, तो Na प्लस का नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग में है। ClO4 माइनस का नहीं हो सकता क्योंकि वो भी एनायन के स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट में का है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, नो हाइड्रोलिसिस, कोई भी हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। और हाइड्रोलिसिस अगर नहीं होगा आपका तो ये सॉल्यूशन कैसा रहने वाला है, हमारा न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। चलो अगला देखो, इसमें बताओ इसमें क्या होगा। इस तरीके के हमसे 8-10 सॉल्ट देके पूछ लिया था एक बार एडवांस में कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ दीज कैन फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन, कौन से एसिडिक सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस सॉल्ट को पहचानो जरा, HCONA। तो इसमें देखो जरा, ये केटायन का होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि केटायन स्ट्रॉन्ग बेस का केटायन है, और स्ट्रॉन्ग बेस का या स्ट्रॉन्ग एसिड का जो भी आयंस होते हैं उनका कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। तो इसका होने वाला नहीं है। तो किसका होगा, फॉर्मिक एसिड, इसका तो होने ही वाला है। तो ये केटायन है, ये एनायन, मतलब कौन सा हाइड्रोलिसिस, AH मतलब एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो एनायन का काम क्या होता है, H को लेना, मतलब OH को छोड़ना। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस में सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, बेसिक हो जाता है, ठीक है। इसमें बात करो जरा सा, तो ये देखो ये हमारा केटायन है और ये क्या है, एनायन है। एनायन का हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। तो किसका होगा, केटायन का होगा, मतलब ये क्या है, केटायनिक हाइड्रोलिसिस। और केटायन का अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन कैसा बनाएगा, एसिडिक बनाता है, ठीक है। कल मैंने कहा था, याद भी रखने का तरीका ये होता है ABCA, एनायनिक, बेसिक, केटायनिक, एसिडिक,
है ना, उससे भी याद कर सकते हो। ऐसे सोच लिया करो, केटायन है तो केटायन का काम क्या है, OH माइनस को लेना, तो छोड़ना क्या है H प्लस, और H प्लस छोड़ने का मतलब क्या हो गया, एसिडिक बनाएगा सॉल्यूशन को। ठीक है, तो ये हमारा एसिडिक। चलो, ये अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये जरूर हो सकता है कि सर ये वाला सॉल्ट थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, बाकी दिख रहे हैं। तो बेटा ये जो सॉल्ट्स बने हैं, जैसे इसी सॉल्ट की बात करो तो ये हमारे आरएनएस एसिड और बेस से बने हैं, NaOH और CH3COH, H प्लस और OH माइनस के लेन देन से बना है ये वाला सॉल्ट, है कि नहीं। तो आरएनएस एसिड बेस से बना है, ये वाला सॉल्ट आरएनएस एसिड बेस से नहीं बना, ये लुईस एसिड बेस से बना है। लुईस वाला जो कॉन्सेप्ट था, लोन पेयर दे देना, ठीक है ना। तो ये लुईस वाला सॉल्ट है, तो इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना कभी। ये देखो, ये Br माइनस है और ये हमारा केटायन है, तो Br माइनस का होने वाला नहीं है, क्योंकि Br माइनस किस में आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन में आता है, तो उसका होने वाला नहीं है। तो क्या इसका होगा, पायरोल का होगा। कौन सा हाइड्रोलिसिस, केटायनिक हाइड्रोलिसिस, और केटायनिक हाइड्रोलिसिस में सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग इसे। चलो, इसमें देखो स्ट्रोंशियम और नाइट्रेटाइन, इनमें दोनों में से किसी का होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि स्ट्रोंशियम भी स्ट्रॉन्ग बेस का है केटायन, और NO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, तो इसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे, नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो सॉल्यूशन का नेचर बेटा न्यूट्रल रह जाएगा। ठीक है, अगले की बात करो, CH3CONH4, इसमें देखो जरा सा, तो इसमें ना केटायन इसके अंदर से है ना एनायन इसके अंदर है, मतलब इसमें दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, पहले का भी और दूसरे का भी। तो इसमें C प्लस H, C प्लस A, केटायन प्लस एनायन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसमें केटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होने वाला है। तो अभी ये वाला पार्ट हम लोग लास्ट में करेंगे ही, हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है वो, तो वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट में दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। तो अभी ये वाला मैं बता देता हूं, ये सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल होता है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे भी, अभी फिलहाल के लिए मैं बता देता हूं, दिस सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, हम लोग करेंगे इसको हाइड्रोलिसिस में अभी। और KI में बात करो तो पोटेशियम और आयोडीन दोनों स्ट्रॉन्ग पार्ट के हैं, तो इन दोनों में से किसी का भी हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। K प्लस यहाँ है और I माइनस यहाँ है, तो इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होने वाला, तो हम लोग बोलेंगे नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो सॉल्यूशन कैसा रहने वाला है, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि अब इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि कुछ सॉल्ट दे दिए जाते हैं, आउट ऑफ द गिवन सॉल्ट आइडेंटिफाई विच विल बी एसिडिक, विच विल बी बेसिक एंड विच विल बी न्यूट्रल। तो ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से अब कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, ये जो एनायन है, ये जो केटायन है, इनका कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट हमेशा क्या ध्यान रखना है, कैसा रहेगा, कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा, और उसका पीएच कितना रहने वाला है, 7 रहने वाला है। ठीक है, चलो, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, उसी से हम लोग सेकंड लेते हैं अपना। ये हमारा फर्स्ट वाला था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। सेकंड हम लोगों को जो हाइड्रोलिसिस करना है वो किसका करना है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। मैंने बताया 4 तरीके के हमें सॉल्ट पढ़ने होते हैं, तो हमने पहला सॉल्ट देख लिया, अब हम लोग सेकंड सॉल्ट पे आते हैं। अब जो मैं सेकंड सॉल्ट में पढ़ाऊंगा वही बेटा थर्ड सॉल्ट में भी होगा, और उसी तरीके का सेम फोर्थ सॉल्ट में भी पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अब ये पूरा, जैसे हमने एसिडिक सीखा था तो बेस सीखना कितना इजी हो गया था, तो ये सेम टू सेम मिरर इमेज की तरह चलेगा। जो मैं सेकंड में बताऊंगा वही आपका आगे थर्ड में भी एप्लीकेबल है, फोर्थ में भी एप्लीकेबल है। तो मैं इसे थोड़ा इस साइड से शुरू करता हूं, क्योंकि ये हमें 4 पार्ट इसमें देखने होते हैं। तो हम लोग सेकंड अपना लेते हैं। सेकंड कौन सा देखने जा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, मतलब अब हम लोग SH सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं, किसका, SaWb, किसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं, SaWb, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग HCl को लेके चलते हैं, और वीक बेस में NH4OH को, जो बताया मैंने।
तो हम लोग उन्हीं को ले लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, रिएक्शन को लिखो आप बेटा। मैंने बताया था जब भी एसिड बेस मिक्स कराएंगे सबसे पहले यू हैव टू राइट द रिएक्शन बिटवीन देम, HCl प्लस NH4OH। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये हमारा वीक बेस हो गया। जैसे ये दोनों एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ये एसिड बेस को रिएक्ट करने का है ना, भले इक्विलिब्रियम एरो दिखा रहा हूं लेकिन इसका ज्यादा एक्सटेंट किधर होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों मिलते ही तुरंत क्या बनाएंगे, रिएक्ट करते ही NH4Cl सॉल्ट बनाएंगे प्लस H2O वाटर बनाएंगे। ठीक है, चूंकि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पार्ट है तो अगर इसका कंसंट्रेशन शुरू में C होगा तो इसका भी C ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया दोनों को इक्वल प्रपोर्शन में लोगे तभी सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में NH4Cl और H2O कुछ नहीं रहेंगे, बाद में क्या होगा, एंड में ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इक्वल अमाउंट में आप रिएक्ट करा रहे हैं और आपके सॉल्यूशन में केवल और केवल क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। तो ये हमें केवल और केवल क्या बचने वाला है, सॉल्ट। वाटर के बारे में कोई बात नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वाटर तो हमेशा ही आयनिक इक्विलिब्रियम में रहता ही रहता है। ठीक है, तो क्या बना, केवल और केवल सॉल्ट बचा। हमारे दोनों एसिड और बेस क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब अगला स्टेप में क्या करते हैं बेटा, ये जो सॉल्ट होता है NH4Cl, इस सॉल्ट को आप क्या करते हैं, सॉल्ट्स, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उनको हम डिसोसिएट कराते हैं उनके आयंस के अंदर। तो कैसे टूटेगा ये, NH4 प्लस और Cl माइनस के अंदर। तो अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो ये 1:1 में, तो इसका भी कंसंट्रेशन C आएगा और क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन भी C आएगा। अब हमें सोचना यह है कि केटायन भी वाटर से रिएक्ट कर सकता है, एनायन भी रिएक्ट कर सकता है, तो कौन रिएक्ट करेगा इनमें से। जैसे कल भी सेम यही किया है मैंने, अगर आप देखोगे तो आप एक समझ जाओगे ना तो सब उसी तरीके से चलते हैं। जैसे इसको अगर आपने समझ लिया ना तो इसके अगला वाला पार्ट सेम इसी तरीके से चलेगा, बस वीक बेस की जगह पे क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा और बेस हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। तो सेम पैरेलल चलते हैं ये सब के सब, है ना। एक आप समझ जाओ, सेम पैटर्न फॉलो करना होता है। तो इनमें से किनका हाइड्रोलिसिस होगा, NH4 प्लस का होगा कि Cl माइनस का होगा। तो Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, अभी बताया मैंने क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का काउंटर आयन है। तो Cl माइनस को हम लोग क्या लिख देंगे, नो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, NH4 प्लस का। ये तो वीक का है ना, ये वीक बेस से आया है तो इसका हाइड्रोलिसिस होने वाला है। इसका मतलब जो हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होगा वो हाइड्रोलिसिस कौन सा कहलाएगा बेटा हमारे लिए, केटायनिक हाइड्रोलिसिस। नाम क्या होगा हाइड्रोलिसिस का, केटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कौन सा होगा, केटायनिक। और जब केटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, केटायन है, तो केटायन OH माइनस को लेना चाहेगा तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक होगा। सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक, और अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, वो कितनी होगी वो चीज हमें पता करना है। ठीक है, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट में, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट में जो हाइड्रोलिसिस होता है किसका होता है, केटायन का। और केटायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो नेचर कैसा, एसिडिक, और पीएच क्या होगा, 7 से कम। अब इनको है ना, इस हाइड्रोलिसिस को, किस आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, NH4 प्लस का। हम लोग 4 पार्ट में करते हैं ना, हर हाइड्रोलिसिस को मैं 4 पार्ट में बताऊंगा। वो 4 पार्ट जो इसके लिए पढ़ेंगे यही 4 पार्ट हम लोग अगले के लिए भी पढ़ेंगे, सब में सिमिलर जाता है। तो जैसे मैं एक पार्ट तो यही शुरू कर देता हूं, ए पार्ट है ना। सबसे पहले 4 पार्ट में करना हमें। सबसे पहला पार्ट होता है, आप उसका जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखो, जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, GHR जिसको मैं बोल देता हूं, जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अगर आप लिखने चलो तो किसका हाइड्रोलिसिस लिखोगे, Cl माइनस का कि NH4 प्लस का। तो NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस होने वाला है, Cl माइनस का नहीं होगा। तो पहले पार्ट में हम लोग यही लिखेंगे, NH4 प्लस जो है हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलिसिस होने का मतलब वाटर के साथ उसकी रिएक्शन लिखी जाती है, और NH4 प्लस को जैसे ही वाटर से रिएक्ट कराएंगे ये तुरंत क्या बना लेगा, NH4OH प्लस H प्लस बना लेगा। सर यहां तक आ रहा है, देखिएगा एक बार, कोई तो नहीं रहा, कोने तक आ रहा है, H प्लस आ रहा है लिखा हुआ ना, ठीक। तो NH4 प्लस जैसे ही H2O से रिएक्ट करेगा आपका NH4OH प्लस H प्लस बना लेगा। तो जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का अगर मैं आपसे पूछूं KH का फॉर्मूला क्या होगा, KH
KH क्या बताया था मैंने बेटा, KH को हम लोग क्या बोलते हैं, KH इज नोन एज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, कहीं कहीं हाइड्रोलिटिक कांस्टेंट भी लिखा हुआ रहता है, तो वो भी सही है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो KH का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो KH क्या लिखोगे आप, KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। तो ये हो गया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। ठीक है, तो ये हमारा KH का एक्सप्रेशन हो गया, समझे। सबसे पहला स्टेप हमें क्या लिखना है, जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। आप जब अभी अगले पार्ट में आओगे उसमें भी यही करना है, उसमें भी जनरल हाइड्रोलिसिस पहले रिएक्शन लिखना है फर्स्ट पार्ट। तो KH का एक्सप्रेशन आपने लिख दिया। वाटर कहां पे आएगा, H2O को मैंने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम में जो चीज एक्सेस में होता है उसे कहीं भी इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में नहीं लिया जाता है, तो H2O को नहीं लिया जाएगा। तो ये हमारे लिए रिएक्शन नंबर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपको जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखना होता है। चलो सेकंड स्टेप देखो, बी पार्ट, 4 पार्ट में करने हैं। पहला पार्ट जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखना, सेकंड पार्ट होता है रिलेशन बिटवीन KH KW एंड KH तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आएगा ही, KW मतलब वाटर का कांस्टेंट, एंड तीसरा वो चीज आएगा जो वीक होगा। वीक क्या है यहाँ पे, बेस। तो यहाँ पे कौन सी चीज लेंगे हम लोग, KB। अगले वाले पार्ट में हम लोग वीक क्या लेने वाले हैं, एसिड। तो वीक एसिड लोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, Ka। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमेशा यही करना है, रिलेशन बिटवीन KH KW एंड KB। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले KW का एक्सप्रेशन लिखो। KW इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये होता है KW का एक्सप्रेशन। और KB का एक्सप्रेशन अगर मैं पूछूं तो क्या होगा, KB, तो KB किसके लिए लिखोगे, KB लिखा ही किसके लिए जाएगा, वीक बेस का लिखा जाएगा। और वीक बेस हमारा क्या है यहाँ पे, NH4OH। तो NH4OH का KB कैसे लिखोगे, कैसे टूटेगा, NH4 प्लस OH माइनस के अंदर। तो KB का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ये कैसे लिखा, समझ में आया, क्योंकि ये हमारा वीक बेस है NH4OH, तो कैसे टूटता है ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना, KBOB के सवाल लगा चुके हैं हम लोग बहुत सारे। NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाई NH4OH। तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2 और इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। तो हमें KH KW और KB में रिलेशन चाहिए। मैं क्या करता हूं, 2 को 3 से डिवाइड कर देता हूं। 2 को क्या कर दिया जाए, 3 से डिवाइड। तो 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या दिखाई देगा आपको बेटा, KW अपॉन KB। क्या आ जाएगा, KW अपॉन KB, KW अपॉन क्या आ जाएगा, KB। और इस साइड में इन दोनों चीजों को आपस में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये देखो क्या होने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई, इस वैल्यू से डिवाइड करना है किससे, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। तो जैसे ही आप ये डिवाइड करते हो देखो क्या होने वाला है, ये OH माइनस से OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये NH4OH थर्ड नंबर से उठ के ऊपर चला जाएगा। तो क्या दिखाई देगा हमें, हमें दिखाई देने वाला है कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। ठीक है, और आप देखो जरा ये जो मैंने लिखा है ये सेम क्वांटिटी KH है कि नहीं है ना, वो सेम चीज क्या है, KH है। मतलब KW बाई KB को मैं KH के इक्वल लिख सकता हूं। तो ये रिलेशन होता है KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। तो सेकंड ये चीज हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, KH इज इक्वल टू कितना, KW अपॉन KB। तो ये ध्यान रखना बेटा, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। अगले में क्या आएगा, जब वीक एसिड लेंगे हम लोग, है ना, अगला हम लोग जो सॉल्ट लेने वाले हैं उसमें हम लोग एसिड को वीक लेंगे और बेस को स्ट्रॉन्ग लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो उसका तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा उसके आयन का, है ना, लेकिन वीक एसिड लोगे तो उसके आयन का हाइड्रोलिसिस होगा और वीक एसिड के आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। तो यहाँ पे KB ना आके क्या आएगा, Ka आ जाएगा। तो फॉर्मूला वहां भी KH इज इक्वल टू KW अपॉन Ka ही आने वाला है। ठीक है,
और ये मैंने आपको बताया ही है कि KH एक कांस्टेंट है, हमें तीन ही कांस्टेंट पता है, हमें K दिया रहता है क्वेश्चन में, KB दिया रहता है, और KW हमें याद रखना है 10⁻⁴ होता है 25 पे, टेम्परेचर बदलेंगे तो वैल्यू भी चेंज होती है। KH आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चंस के अंदर, है ना। तो KH इज इक्वल टू KW अपॉन कितना आ गया, KB। तो पहला चीज जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखना, सेकंड चीज क्या है आपका, रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KB। अब थर्ड चीज देखो, थर्ड क्या करना होता है, अब थर्ड में इधर कर रहा हूं, है ना। तो थर्ड चीज हम लोग रिलेशन निकालेंगे थर्ड पार्ट में। तो हमारा थर्ड, यही सेम टू सेम चीजें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सेम टू सेम यही चीजें हमें अगले पार्ट में भी करना है, उसके अगले में भी करना है। तो एक का समझ जाओ क्या स्टेप फॉलो कर रहा, वही सेम हमें तीनों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में करना है। थर्ड पार्ट की बात करो तो थर्ड पार्ट में हम लोग रिलेशन बिटवीन KH एंड H, KH और H में क्या देखने वाले हैं, रिलेशन। ये H क्या है ना। तो पहले H के बारे में समझ लो। H जो होता है ना, H इज नोन एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा लिखते हैं ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लिखते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट के अंदर H को डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोला जाता है, एंड इट इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे डिफाइंड होता है, फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड। तो हाइड्रोलिसिस कैसे डिफाइंड होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल हाइड्रोलाइज्ड, है ना। इसमें हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है ना, तो डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल हाइड्रोलाइज्ड, फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल हाइड्रोलाइज्ड। 1 मोल फ्रैक्शन का हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। चलो, तो अब ये हमें रिलेशन निकालना है KH और H में। तो ये रिलेशन निकालने के लिए हमको इसी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, तभी तो उसमें KH और H में रिलेशन निकालेंगे। तो उसी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को लिख लो। किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा था, NH4 प्लस आयन का हो रहा है। जिस आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसके रिएक्शन को लिखो। तो NH4 प्लस प्लस H2O हाइड्रोलिसिस करा दिया। हाइड्रोलिसिस कराते ही क्या बनने वाला है हमारे लिए, NH4OH प्लस H प्लस। और देखो H प्लस छूट रहा है, इसीलिए मैंने बोला सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक होगा हमारे लिए। तो इसके लिए हम लोग निकालें KH का फॉर्मूला। तो KH, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसका कंसंट्रेशन हमने कितना लिया था, C लिया था। वाटर के बारे में मैंने कहा कोई बात नहीं करनी, क्योंकि वो हमेशा एक्सेस में है। तो शुरू में इन दोनों का कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे अगर इसका हाइड्रोलिसिस को H माना है, तो अगले स्टेप में C माइनस CH। जैसे वहां पे C माइनस C अल्फा लिखते थे, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ ध्यान है, C लेते थे, फिर अगले स्टेप में C माइनस C अल्फा। तो यहाँ पे बस हाइड्रोलिसिस के लिए स्मॉल h है ना, तो यहाँ पे C माइनस C अल्फा की जगह पे क्या कर देंगे, CH कर देंगे। तो C माइनस CH, NH4OH का भी कितना बन जाएगा CH, और H प्लस का भी कितना बन जाएगा CH। ठीक है, तो अब बस KH का फॉर्मूला निकाल लो, रिलेशन मिल जाएगा। KH इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे, KH का फॉर्मूला अभी यहाँ है, देखो NH4OH इंटू H प्लस अपॉन NH4 प्लस, इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4 प्लस का कंसंट्रेशन। वाटर कहीं भी नहीं आएगा, तो इसका कंसंट्रेशन कितना आया हमारे लिए, CH इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आया है, CH डिवाइडेड बाय NH4 प्लस का कंसंट्रेशन कितना आएगा, C माइनस CH। तो यहाँ से देखो, इससे भी सिंप्लीफाई करो अगर, तो देखो C तो कॉमन हो जाएगा इसमें, C यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे लिए देखो KH का फॉर्मूला क्या आ जाता है, KH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CH स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 1 माइनस H। तो देखो फिर से वही फॉर्मूला सेम टू सेम बन के आया जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था। हमने पढ़ा था C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, KA या KP, ये KP या KA का जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं अल्फा के टर्म्स में आता है ना, तो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में क्या फॉर्मूला आता था, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या आता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H।
तो KH का फॉर्मूला क्या गया, CH² / 1 - तो ये हमारा KH और H में क्या है, रिलेशन है। और फिर यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, KH/C का रेशियो चेक करेंगे। अगर KH/C का रेशियो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ से छोटा आएगा तो H को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना। और वो सेम वो कम आएगा भी, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आती है, कम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉरवर्ड में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का एक्सटेंट मैक्सिमम होता है, बैकवर्ड में क्या होता है, लेस होता है, बहुत कम होता है। तो KH की वैल्यू बहुत छोटी आएगी ही आएगी। ऐसे ही देख लो यहीं से, KH का फॉर्मूला क्या है, KW/KB। KW की वैल्यू कितनी ले ली हम लोग, 10⁻⁻14, KW 10⁻⁻14। और KB की बात की जाए तो KB की जो वैल्यू आएगी 10⁻⁻5 होता है NH4OH का, कोई दूसरा आएगा तो 10⁻⁻6 मान लो आ जाएगा। तो 10⁻⁻6 भी ले लिया तो ऊपर 10⁻⁻14, नीचे 10⁻⁻6, तो कितना हो जाएगा ऊपर 10⁻⁻6, जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर से तो बहुत छोटा है, 25 इंटू 10⁻⁻4 से तो बहुत छोटा है। तो हर हाल में KH की वैल्यू जो होती है हमेशा ही छोटी आएगी, है ना। चेक करने की बार बार हमको KH/C की जरूरत नहीं है, तो हम लोग यही बोलेंगे यहाँ पे, इफ लिखने के लिए जरूर लिखेंगे इस चीज को, लेकिन मैं बता ही रहा हूँ वो हमेशा ही छोटा आना है। इफ H इज लेस देन और इक्वल टू 5%, अगर H की वैल्यू 5% से छोटी या 5% के बराबर हो जाती है तो उसमें केस में हम लोग क्या करते हैं, 1 - H को अप्रोक्सीमेट कितना ले लेंगे हम लोग, 1 ले लेंगे। और जैसे ही आप 1 ले लोगे तो आपको KH का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, CH²। और CH² मिल गया तो यहाँ से बेटा H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से H का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू अंडर रूट में KH/C। तो बस इसमें फॉर्मूले ही हैं, है ना। ये सब मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ये डेरिवेशन आपको क्वेश्चंस में नहीं करने हैं, बस आपको फॉर्मूला आप बस पहचान लिए एक बार कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। इन फॉर्मूलों को आप डायरेक्टली यूज करेंगे, इनमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में KH/C, जो हमारा उसमें आता है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में Ka/C एसिड के केस में, और बेस रहता है तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में Kb/C। तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी निकल के आ गया, ठीक है। चलो, तो कितने पार्ट हमने देख लिए, 3, और लास्ट पार्ट हमारा होगा इसके अंदर, लास्ट 4th पार्ट हम लोग करेंगे जिसके अंदर हम लोग पीएच को डिटरमाइन करेंगे। अभी तक पीएच का तो हमने लिखा ही नहीं फॉर्मूला, है ना, अभी हमने पीएच को नहीं निकाला है। तो लास्ट पार्ट में हम लोग पीएच का ही डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो 4th पार्ट रहेगा इसका, जो पार्ट में इसमें इतना टाइम देके बता रहा हूँ, अगले वाले में सेम यही पार्ट चलेंगे, चारों पार्ट, ठीक है ना। तो 4th देखा जाएगा डी, तो डी पार्ट में हम लोग इसका करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ पीएच, कि पीएच को कैसे निकाला जाएगा, है ना। 4th पार्ट है हमारा पीएच को निकालना। तो पीएच को आप कैसे निकालेंगे, तो पीएच निकालने के लिए क्या करना होगा बेटा, हमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए। तो देखो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू, तो H+ का कंसंट्रेशन सॉल्ट की वजह से कितना आया है, CH आया है, यही तो है। H+ का कंसंट्रेशन जो सॉल्ट की वजह से आया है, वो सॉल्ट के हाइड्रोलाइज्ड होने की वजह से, हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कर रहे हैं ना। तो जो सॉल्ट हमारा था, सॉल्ट कौन सा था, NH4Cl, सॉल्ट कौन सा बन गया था, NH4Cl। तो NH4Cl अगर हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है तो Cl माइनस हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा, हाइड्रोलाइज्ड क्या होगा, NH4+। और इसके हाइड्रोलाइज्ड हो जाने की वजह से कितना H+ सॉल्यूशन में आ रहा है, वो C/H के बराबर है। ये कितना हाइड्रोलाइज हो रहा है उसके हिसाब से H+ कितना आ रहा है, C/H के बराबर। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ किसके बराबर आ जाएगा, CH के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आप बस C/H की जगह पे H का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, हमेशा ये तो कम ही आना है 5% से, तो क्वाड्रेटिक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है मोस्टली हमें, हमेशा आप इसी से जा सकते हैं, KH इज इक्वल टू CH²। तो H की जगह पे कितना रख दिया जाए बेटा, अंडर रूट में KH/C। तो यहाँ पे मैंने रख दिया KH/C। तो जैसे ही KH/C रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में KH/C हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में KH/C, एक C से C कट जाएगा स्क्वायर रूट का। तो ये आ गया अंडर रूट में। अभी हमने देखा था चूंकि KH इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था क्या आया था हमारा, KW/KB, अभी निकाला था ना हमने ये।
सेकंड पार्ट में रिलेशन बिटवीन KH KW एंड KB, तो क्या आया था KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। तो इस KH को उठा के यहाँ पे डाल दो, तो जैसे ही डालोगे तो देखो क्या आ जाएगा, H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा फॉर्मूला, KW इंटू C अपॉन KB। तो इवन ये भी एक फॉर्मूला ही है, ये भी आपके लिए क्या है, फॉर्मूला ही है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, फॉर एग्जांपल जो हमारे लिए अभी बना है वो कौन सा बना है, NH4Cl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है और ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक, ये वीक बेस से आया है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट क्या है हमारे लिए, NH4Cl। तो अगर पूछ ले NH4Cl का H प्लस का फॉर्मूला क्या आएगा, इस सॉल्ट की वजह से जो H प्लस प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, चार ऑप्शंस दे दे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में KW इंटू C अपॉन KB। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो अगर एक बार हमें H प्लस मिल गया है तो pH निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे निकालोगे pH, क्या करना होता है बताओ, दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए, तो हम लोग लॉग ले लेते हैं, तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, इस साइड में भी लॉग लगा देते हैं, लॉग क्या KW इंटू C अपॉन KB के पावर कितना है 1/2, स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा आगे, यहाँ से देखो इससे हम लोग क्या 1/2 को आगे ले ले तो 1/2 ले सकता हूँ आगे की तरफ, और ये देखो log KW इंटू C अपॉन KB है, तो ये तो दोनों प्लस में चले जाएंगे, log M इंटू N क्या हो जाएगा, log M प्लस log N, ठीक है। और जो KB नीचे डिवाइड है वो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हम लोग इसे जो अंदर की चीजें, इसे मैं log KW प्लस log C माइनस log KB लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, देखो मैथमेटिक्स से ये चीज लिखी जाती है इस तरीके से log के फॉर्म में, log A प्लस log B, ऊपर वाले दोनों को प्लस के साथ और नीचे वाला माइनस के साथ लिख सकते हैं इस तरीके से। और इस साइड क्या हमारे लिए log ऑफ H प्लस, और pH हमें पता है, pH हमने पढ़ा है, pH इज इक्वल टू क्या होता है, pH इज इक्वल टू नथिंग बट द माइनस log ऑफ H प्लस। pH क्या होता है, माइनस log ऑफ H प्लस होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे माइनस log ऑफ H प्लस होता है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ H प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको 1/2 रहने देता हूँ, अंदर में माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसे क्या लिख देंगे माइनस log KW, ये प्लस है उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस log C हो जाएगा। और ये देखो ये माइनस पहले से है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही वो प्लस हो जाएगा, तो उसको मान लो अभी मैं माइनस के फॉर्म में ही रखता हूँ, ठीक है। तो माइनस log KB लिख सकते हैं ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है तो उस माइनस को मैंने बाहर ही रखा है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी के आगे माइनस log लग जाता है, माइनस log लग जाने का मतलब क्या होता है, P, मैंने बताया ना pH का मतलब क्या है माइनस log, तो ये माइनस log P होता है ना, मैंने बताया था आपको, P कहीं भी आए तो P का मतलब क्या आप देखोगे, P का मतलब हो जाता है माइनस log हो जाता है ना, तो माइनस log की जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं, तो माइनस log ऑफ H प्लस को हम लोग क्या pH लिख सकते हैं, ये तो हमारे लिए क्या हो गया pH, तो pH इज इक्वल टू 1/2, और देखो इस ब्रैकेट में क्या आने वाला है, ये 1/2 हो गया, और ब्रैकेट के अंदर देखो आप क्या आने वाला है, क्या माइनस log KW को हम लोग PKW लिख सकते हैं कि नहीं, वाटर का, ये सब पहले ही लिखवाया मैंने, माइनस log KW मतलब क्या हो जाएगा PKW, वाटर का P लग गया ना KW के आगे माइनस log से, ये देखो यहाँ पे माइनस है, ये देखो माइनस log KB, माइनस log KB को क्या PKB लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस PKB, ये थर्ड वाला मैंने ले लिया पहले, ये माइनस पहले से ही है, और माइनस log KB को क्या लिख दिया हमने PKB लिख दिया, और माइनस log C पहले से भी आ रहा है, ये log C, ये C किसका कंसंट्रेशन है बेटा, ये C किसका कंसंट्रेशन लिया है यहाँ पे, उस आयन का कंसंट्रेशन जो हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, कौन सा आयन हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है NH4 प्लस, जिस आयन जो आयन हाइड्रोलाइज्ड होता है उसी का वो कंसंट्रेशन होता है, ध्यान रखना। तो ये हमारा pH का फॉर्मूला आ जाता है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आवर pH, कि किस तरीके से आप pH को कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा pH का फॉर्मूला है, सिंपल सा, ठीक है। pH इज इक्वल टू 1/2 PKW, pH इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला 1/2 PKW
PKW माइनस PKB, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं इसे, है ना, माइनस लॉग ऑफ C। तो ये हमारा pH का फॉर्मूला हो जाता है, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। तो जो भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए, इन फॉर्मूलों को आप एक बार पहचान लिए कि अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो आप इनमें से जो भी फॉर्मूले मैंने बताए उनको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। और देखो मैं यहाँ से प्रूफ भी करा सकता हूँ कि ये 7 से कम आएगा pH, मतलब ये एसिडिक को। देखो pKW की वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग, 14, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW 10⁻14 होता है, तो pKW कितना हो जाएगा बेटा, 14। तो 14 माइनस कुछ घटाया जा रहा है, 14 में से कुछ घटा रहे हैं। नॉर्मली Kb की वैल्यू अगर बात करूं मैं NH4OH का, तो कितना बताया मैंने, 10⁻⁵। तो 10⁻⁵, तो pKb कितना हो जाएगा, 5। तो 14 माइनस 5, तो 14 में से 5 घटाओ, कितना आएगा, 9। और फिर उस 9 में से भी कुछ घटाना है और फिर उसका आधा करना है, हाफ करना है। तो 7 से तो कम ही आएगी ना ये वैल्यू। ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 7 से कम। इससे कभी भी हम pH कैलकुलेट करेंगे, वो pH हमेशा क्या आने वाला है, हमारा लेस देन 7 आने वाला है। और वो pH लेस देन 7 आएगा तो इस तरीके का सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा। जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप केटायन का हाइड्रोलिसिस कभी भी कराएंगे, केटायन का हाइड्रोलिसिस कभी भी कराएंगे तो आपका सॉल्यूशन कैसा बनने वाला है, एसिडिक, क्योंकि वो क्या देने वाला है, H+ देने वाला है, तो ये एसिडिक हो जाता है। तो आई होप कि ये चारों पार्ट मैंने समझा दिए आपको। यही सेम चारों पार्ट हमें, है ना, पहला था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अगला हम लोग देखने वाले हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो एसिड वीक हो जाएगा, तो एसिड वीक हो जाएगा तो वीक एसिड का क्या आएगा, Ka आएगा। क्या आ जाएगा, K। तो देखो K आ जाएगा ना, तो उसमें केटायन में, उसमें एनायन का हाइड्रोलिसिस होने लगेगा, क्योंकि वीक एसिड क्या देने वाला है, एनायन। तो एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तब केटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो अगर आपने इनके चारों पार्ट समझ लिए हैं ना, तो वो सेम इसी के मिरर इमेज है पूरा का पूरा, यही 4 पार्ट उनमें भी हमें करना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकेंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस कंप्लीट होता है। 4 पार्ट में करना है। सबसे पहला जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को लिखना है हमने। सेकंड पार्ट हमने क्या किया है, रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड जो भी वीक रहेगा, जैसे यहाँ पे वीक क्या है, बेस, तो Kb लिख दिया, है ना। और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या किया है, थर्ड पार्ट हमारा KH और H का रिलेशन, तो ये रिलेशन सेम रहेगा। अगले वाले पार्ट में भी ये रिलेशन सेम रहेगा, बस यहाँ केटायन की जगह पे कौन सा आयन रहेगा, एनायन हो जाएगा, है ना। वीक एसिड ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनायन। तो ये पार्ट तो सेम रहेगा, ये वाला पार्ट चेंज होने वाला नहीं है अगले वाले में भी। और लास्ट डेरिवेशन ऑफ pH का फॉर्मूला बदल जाएगा, क्योंकि अब हमें पता है अगर हमने वीक एसिड ले लेंगे, वीक एसिड ले लेंगे तो वो OH माइनस देने वाला है, H+ नहीं देने वाला। तो सेम पैरेलल इसी के वो भी पार्ट हमारा रहता है। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग दे देता हूं मैं, है ना, उस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। चलो तो एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर ले लेते हैं हम लोग। यही हमारा करना है, हर अगले वाले पार्ट में भी सेम इसी तरीके से हमें करना होता है। तो देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं देता हूं आपको, कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, obtained by mixing 200 ml of 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है ना, 0.1 मोलर, और वीक बेस लेना है 0.1 मोलर NH4OH, और ब्रैकेट में उसका हमें Kb दे दिया है 10⁻⁵। Kb देते ही पता चल गया कि वीक बेस होगा। तो कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH and 200 ml of 0.1 मोलर HCl। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा इसे बताओ, क्या अप्रोच लगाओगे, कैसे करोगे। मैंने रूल बताया है आपको, जब भी आपको एसिड और बेस आएगा यू हैव टू फर्स्ट राइट डाउन रिएक्शन बिटवीन देम, कि उनके बीच क्या, इवन कोई भी दो ऐसे कंपोनेंट आए जिनमें कोई कॉमन आयन ना हो, तो आपको हमेशा रिएक्शन से सोचना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो। HCl दिया है और HCl को किसके साथ मिलाया है, NH4OH के साथ।
तो जैसे ही HCl को NH4OH के साथ मिलाएंगे तो क्या बनने वाला है तुरंत, NH4Cl प्लस H2O, एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बना देते हैं। ठीक है, तो इसका कितना दिया है बेटा, देखो इसका वॉल्यूम दिया है 200 ml, मोलरिटी 0.1, अगले का भी 200 ml और 0.1, ये सेम दिया है मैंने, क्यों, क्योंकि मुझे इन दोनों को खत्म करा के सॉल्ट बनवाना है, क्योंकि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पार्ट चल रहा है। बफर का पार्ट आएगा अगला, जिनमें मैं अनइक्वल अमाउंट दूंगा, अभी दोनों का इक्वल अमाउंट दिया है, तो इसके कैसे मोल्स निकालोगे, 200 इंटू 0.1, तो ये कितने मोल्स हो जाएंगे, 20। इसी तरीके से इसके कितना वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम 200 इंटू मोलरिटी कितना 0.1, तो इसके भी मोल्स कितने हो जाएंगे, 20। तो स्टार्टिंग में NH4Cl का कोई अमाउंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसके भी 20 मोल, इसके भी, ये कैसे लगाया मैंने पता है ना, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू, या मोलरिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखते हो ना, तो मोल्स कैसे निकालोगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो वही किया है मैंने। तो इसका भी 20 मोल्स, इसके भी 20 मोल्स, तो NH4Cl के कोई मोल नहीं होंगे। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये भी 20 मोल है, ये भी 20 मोल है, तो जब दोनों 1:1 में मौजूद है और दोनों के 20-20 मोल है, मतलब दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, और दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो गए तो इक्विलिब्रियम पे ये भी खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा, है ना, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, और NH4Cl के कितने मोल बन जाएंगे बेटा, 20, क्योंकि सब 1:1 में मौजूद है। तो NH4Cl का, तो हमसे अगर कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl पूछा जाए, कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl कैसे निकालोगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम से। कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl कैसे निकालेंगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ध्यान रखना, मोल्स कितना आया इसका 20, कितने मोल्स आए NH4Cl के 20, अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 200 ml पहले का, 200 ml दूसरे का, मतलब अब टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 200 हो चुका है, समझे क्या। तो देखना ये गलती बहुत होती है कि इसी को सब पकड़ लेते हैं कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन नहीं, ये क्या आया, मोल्स आया, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम मतलब 20 अपॉन 400, तो एक जीरो से कैंसिल आउट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1/20। तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl नहीं चाहिए, हमें तो उस आयन के कंसंट्रेशन की जरूरत होती है जिसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो हमारे इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस होने वाला है, NH4Cl का, चूंकि ये 1:1 में मौजूद है, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस जो होगा वो भी 1/20 के ही बराबर होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि NH4Cl अगर 1/20 है तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस भी कितना आएगा आपका 1/20। अब क्या करना है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब बस फॉर्मूले में डाल देना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, पीएच का, पीएच इज इक्वल टू क्या है 1/2 pKw माइनस pKb माइनस log C। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है बेटा तो ये एडवांटेज है कि आप तुरंत फॉर्मूले में डाल के वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो देखो कितना आ जाएगा आपका, पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में pKw, pKw की वैल्यू कितनी लोगे, pKw कुछ टेम्परेचर नहीं दिया है तो pKw कितना हो जाएगा 14, क्योंकि pH प्लस pOH बराबर क्या होता है pKw, तो pKw KW 10⁻⁻14, तो pKw 14 ही लेना है आपको, माइनस pKb कितना हो जाएगा, अगर kb 10⁻⁵ है तो pKb कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि pKb का मतलब ही क्या है माइनस लॉग ऑफ kb, और माइनस लॉग ऑफ kb करोगे तो 10 के नेगेटिव पावर का वैल्यू आ जाएगा 5, माइनस लॉग c की जगह पे कितना रख दोगे बेटा 1/20, और बस इसे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो 1/2, 14 में से 5 जाएगा 9, और देखो माइनस लॉग 1/20 है, तो 1/20 को अगर ऊपर लेके जाऊंगा ना तो 20 के पावर -1 हो जाएगा, 20 के पावर -1 को अगर इधर भेज दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा जाके, ठीक है ना। और log 20 को हम लोग log 2 into 10 लिख सकते हैं, तो log 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी log 2 प्लस log 10 की वैल्यू 1, log 2 की 0.3, तो मतलब ये 1.3 आ जाएगा, और है ना। अब ये आप log लगा के कैलकुलेट कर लो 1.3, तो 9 प्लस कितना हो गया 10.3/2, मतलब आंसर कितना आ गया 5.15। तो ये हमारा आंसर हो गया पीएच, ठीक है। तो पीएच पूछा है तो पीएच का आंसर हो जाएगा 5.15। 49 मिनट्स हो गए ना, तो ये 5.15 हो जाएगा। अब इसके कुछ सब पार्ट्स हैं, उनको भी मैं इसी के ऊपर और भी हमसे चीजें पूछी जा सकती हैं, उनको भी मैं दे ही देता हूं, ठीक है ना।
चलो तो देखो इसी में और भी हम लोग दो तीन चीजें और मैं पूछ देता हूं इसी क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये 5.15 इसका क्या आ गया पीएच। जैसे इसमें मान लो हमसे अगला पार्ट बोल रहा है, इसी का मान लो सेकंड पार्ट हमें इसी क्वेश्चन का बोल रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के एच एंड एच। ऑल्सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के एच एंड एच। के एच और एच को भी कैलकुलेट करो, इसी सेम क्वेश्चन के लिए के एच और एच को कैलकुलेट करो। कैसे करोगे, कुछ करना नहीं है, देखो फॉर्मूले बेस्ड है पूरे प्रॉब्लम। के एच इज इक्वल टू अभी हमने सीखा क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन के बी। के एच इज इक्वल टू क्या सीखा था, के डब्ल्यू अपॉन के बी। तो के डब्ल्यू की वैल्यू डाल दो, के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी बेटा 10⁻14 अपॉन के बी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया ऑलरेडी कितना 10⁻5। तो बस वैल्यूज को डालना होता है और कुछ नहीं करना है। तो ये कितना आ जाएगा 10⁻14 प्लस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा ना, 10⁻9 हो जाएगा। और h की वैल्यू कैसे निकालोगे, h तो h का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, h इज इक्वल टू क्या आ रहा था अंडर रूट में के एच इंटू सी, ये आया था ना हमारे पास, h इज इक्वल टू के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट में के एच अपॉन सी, इंटू नहीं अंडर रूट में के एच अपॉन सी, क्योंकि हमारे पास अभी फॉर्मूला था के एच इज इक्वल टू क्या था सी एच स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट में के एच अपॉन सी। तो यहाँ पे भी वैल्यूज को बस डालना और कुछ नहीं करना है। तो अंडर रूट में के एच की जगह पे कितना बेटा 10⁻9 अपॉन सी। कंसंट्रेशन किसका लोगे, ये कंसंट्रेशन किसका लोगे, जिस आयन का हाइड्रोलिसिस हुआ है, हाइड्रोलिसिस किसका हुआ है NH4 प्लस। तो कंसंट्रेशन कितना 1/20। ध्यान रखना ये सब मत डालने लगना उठा के, ये कंसंट्रेशन ये नहीं है, अब ये एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बन चुका है। तो कंसंट्रेशन की जगह पे कितना रख देंगे हम लोग 1/20। तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 20 इंटू 10⁻9। तो हम लोग इसे चाहे तो अंडर रूट में 2 इंटू 10⁻8 लिख सकते हैं ना। और 2 का अंडर रूट कितना होता है बेटा, 2 का अंडर रूट होता है 1.4 होता है ना शायद, 2 का अंडर रूट कितना होता है 1.414 होता है। तो 1.41 हो जाएगा और 10⁻8 का कितना आ जाएगा 10⁻4। तो ये आ जाएगी हमारे किसकी वैल्यू h की। और आपको देख सकते हो 25 इंटू 10⁻4 से छोटी ही है ना, तो छोटा ही आता है, इसीलिए हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते थे आसानी से। के एच की वैल्यू कितनी आ चुकी है 9 आ चुकी है, समझे 10 के पावर -9, जो देखो बहुत छोटी वैल्यू है। मैंने बोला ही था के एच की वैल्यू काफी क्या आती है छोटी आती है। चलो इसी का एक और पार्ट मान लो, थर्ड पार्ट हमसे बोल रहा है ना, थर्ड पार्ट इसी में हमें बोल रहा है इसी क्वेश्चन का, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है हमसे कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। कैसे निकालेंगे एसिड बेस के रिएक्शन का इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन का हमको क्या निकालना है के इक्विलिब्रियम। हमसे इसी रिएक्शन का क्या पूछा है बेटा के इक्विलिब्रियम। और इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम मैंने क्या बताया था एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, याद है। इसका फॉरवर्ड में जो रिएक्शन देखते हैं एसिड बेस का वो क्या होता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। मतलब इनडायरेक्टली हमसे किसकी वैल्यू वो जानना चाहता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए कि बताइए एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। इसके लिए हम लोग के एच निकालते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो के एच की वैल्यू होगी वही तो के बी एन का रेसिप्रोकल के बराबर होगा, मैंने बताया था ये आपको। तो के ए बी एन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1/KH। तो मैंने कहा अगर कभी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन पूछ ले या इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछे तो उसको एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू 1/KH। और 1/KH की वैल्यू यहाँ पे देखो KH हम लोग कैलकुलेट किए हैं, KABN कैलकुलेट नहीं होता है, कितना है 10⁻9। तो यहां से हमें पता चल गया कि KABN की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10⁻9 रखोगे नीचे तो कितना हो जाएगा 10⁻9। तो आप देख सकते हैं कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू काफी क्या आ रही है बड़ी। इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर याद हो तो हमने पढ़ा था अगर 1000 से बड़ा हो जाता है के इक्विलिब्रियम
तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे जाती है ना, फॉरवर्ड में जाती है। तो देख सकते हो आप के ABN एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 10⁹, जो कि काफी ज्यादा वैल्यू है, मतलब रिएक्शन विल मूव इन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, कंप्लीशन की तरफ ही जाने वाली है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दे देता हूं, आप इसको ट्राई कर लीजिए, है ना, कि क्या होगा। कैलकुलेट, 4th पार्ट इसी क्वेश्चन का दे रहा है, कैलकुलेट चेंज इन pH, कैलकुलेट चेंज इन pH इफ, कैलकुलेट चेंज इन pH इफ 0.05 मोलर 0.05 मोलर NaOH, calculate change in pH if 0.05 molar NaOH is also added in the above solution mixture। जो आपका मिक्सचर बना है ना, जो मिक्सचर वाला सॉल्यूशन बना है, क्या होगा अगर उसके अंदर मैंने आपका 0.05 मोलर NaOH को और ऐड कर दिया। अगर मैंने 0.05 मोलर NaOH को और एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड कर दूंगा, तो आप बताइए चेंज इन pH क्या होगा। ये पार्ट आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। इस पार्ट को करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। पहले रिएक्शन हो चुकी है, उसके बाद हमने 0.05 मोलर NaOH को और डाल दिया, तो नया pH हो जाएगा। तो चेंज इन pH हमें डिटरमाइन करना है। तो दिस पार्ट विल बी एज ए होमवर्क, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल हम लोग आपका, है ना, किस में आएंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएंगे। तो आज का लेक्चर में यही स्टॉप करता हूँ, ऑलरेडी 50 मिनट से ऊपर हो गया आज का, है ना। थैंक यू सो मच।